वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। और बच्चे, आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और क्लास 10th की बायोलॉजी में जैव प्रक्रम के MCQs को देखेंगे। और आज के सेशन की शुरुआत हम इस पॉजिटिव थॉट के साथ कर रहे हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। आपको अपनी परिस्थितियों से, अपने समय से लड़ना है और एक ना एक दिन निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कल क्या होगा कभी मत सोचो। जब आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसके जो है परीक्षा फल या परिणाम के बारे में कभी मत सोचिए। मेहनत, ईमानदारी और लगन से डटे रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको गले लगाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम देखेंगे BBIP क्वेश्चन, जो कि क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाया करते हैं। आप लोग अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस को डिटेल्ड में करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस धमाकेदार, मजेदार, शानदार, दमदार सेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, BBIP क्वेश्चन जैव प्रक्रम के हैं, इसी को हम देखने वाले हैं। लिखा है, एक कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। समझ रहे हैं? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट्स, नंबर 2 है RBC, WBC, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। जब हम अपना लेक्चर कर रहे थे तब आपको बतलाए थे कि 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। उसमें WBC, RBC के बारे में बताए थे आपको। RBC जो है इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु बोलते हैं स्टूडेंट, पट्टिकाणु बोलते हैं। एक डेंगू नामक बीमारी होती है, उसमें पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तब जो है बड़ी परेशानी होती है। और जो प्लेटलेट्स होता है उसको कुछ ऐसे जतन करने हैं हमको, आपको अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखना है और मच्छरों से बच करके रहना है ताकि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, डेंगू नामक बीमारी ना हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। इसको पट्टिकाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। समझ रहे हैं? 2.5 से 3 लाख एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य और मांसाहारी निम्न में किसका पाचन नहीं कर पाते? वसा है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन का पाचन पढ़े ही हैं, पेप्सिन करता है। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। वसा का भी पाचन होता है। अब एक ऑप्शन में है हमारे सेल्यूलोज। आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है ना, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नामक प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है मनुष्य और मांसाहारी नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि जो कवक होते हैं, कवक जिनको हम फंगी बोलते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कमेंट करिएगा जल्दी से कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। समझ गए? आगे चले तो इसका राइट आंसर कौन है? सेल्यूलोज राइट आंसर होगा बच्चों। अगला, पाइरुवेट के विखंडन से यह जल CO2 प्लस एनर्जी देता है। यह क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यहां से केंद्रक की खोज आ सकती है, आ सकता है प्रश्न। हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि हरित लवक मतलब कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? उसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हरित लवक भी एक होता है। वर्णी लवक और अवर्णी लवक, हरित लवक। ये जो पाइरुवेट के विखंडन से जो हमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एनर्जी जो है मिलती है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर।
अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र घोड़ा में, कॉकरोच में, ऊंट में, मनुष्य में। जो भी मैमल्स होते हैं स्टूडेंट, मैमल्स में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझ रहे हैं? कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा यानी कि पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, समझ रहे हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है। तो कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समझ गए? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, सभी में। तो कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा इसी के माध्यम से जो है भोजन ग्रहण करता है, और भोजन जो है इसमें कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? तो उसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस, जिसको स्टूडेंट अपोहन के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम वृक्क कहते हैं इसको। जब मनुष्य की किडनी यानी कि वृक्क खराब हो जाता है तो कृत्रिम रूप से इसको जो है डायलिसिस की प्रक्रिया से उस मरीज को गुजारा जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या सही है? अच्छा, अभी तो हम ऑप्शन की ओर आए ही नहीं। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, वृक्क, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे वृक्क तो एक अंग है जिसे किडनी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। न्यूरॉन ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेफ्रॉन ना, नेफ्रॉन जो है ये सही आंसर है। वृक्क की कार्यशील इकाई है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, या वृक्काणु भी कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? वृक्काणु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं कि परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का गमन। वाष्पोत्सर्जन, हाँ, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन आता है कि पौधों के कायिक अंगों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। 2 अंक के प्रश्न में इसकी डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है कि आप बताइएगा कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल का करीब 90% भाग जो है पौधों की उपापचयी क्रियाओं में खर्च हो जाता है। शेष जल पौधों के वायवीय अंगों द्वारा जल में विसरित हो जाता है। इस घटना को, इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। कर्टिस साहब ने इसको जो है आवश्यक बुराई भी कहा था। समझ रहे हैं? अब देखिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण विधि का उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने बेश्म पाए जाते हैं? बेश्म का मतलब होता है कक्षक। इसको जानते रहिए, नहीं कक्षक लिख के आ जाए तो उलट जाओ। कक्षक, इसको चैम्बर बोलते हैं अंग्रेजी में। इन शब्दावलियों को भी आप ध्यान में रखेंगे तो मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 4 कक्षक हुए कि नहीं हुए? चलिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है टीबी। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, टीबी जो है जीवाणु जनित बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण यह बीमारी होती है, जिसको क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं। और आजकल सरकारी अस्पतालों में डॉट्स नामक दवा जो है फ्री में उपलब्ध है टीबी के इलाज के हेतु। समझ रहे हैं? लेकिन गंभीर बीमारी है स्टूडेंट। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। मधुमेह, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं ना। एक मिश्रित ग्रंथि भी है। इसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं एक हार्मोन्स का स्राव करती हैं जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में जो है डायबिटीज यानी कि शुगर नामक बीमारी हो जाती है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आयरन की कमी से पूछा है। टीबी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जीवाणु जनित बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एनीमिया बचा है, उच्च रक्तचाप बचा है। उच्च रक्तचाप जो है इससे भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि मिनिमम जो है एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो 80/120 आप याद रखेंगे।
80/120 mmHg में इसको जो है मेजर किया जाता है। 80 जो है मिनिमम है और 120 मैक्सिमम है। तो एनीमिया खून की कमी, अगर साधारण भाषा में बोले तो खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। अब जानते हैं रक्त में क्या पाया जाता है? एक हीम वर्णक पाया जाता है, एक लौह वर्णक पाया जाता है, एक रंजक पाया जाता है, श्वसन रंजक भी कह सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में हम HB बोलते हैं। तो एनीमिया जो है खून की कमी से, रक्त की कमी से, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो आयरन की कमी से, लौह की कमी से होने वाली बीमारी है बच्चों। ठीक है, चलिए, एनीमिया इज राइट आंसर। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होता है जिसे कहते हैं, जिसे डाट कहते हैं। मछली में 2 गलफड़े होते हैं, उन दोनों गलफड़ों के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे गिल्स कोस्ट कहते हैं। तो गिल्स कोस्ट इज राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट, आपके लिए एक थॉट आ गया है कि रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो, झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं। जी हां दोस्तों, आपके अंदर सूर्य के जैसा तेजमान, कांति युक्त, प्रकाश युक्त आपकी जो लालिमा है चेहरे की, आपकी जो मेहनत रूपी लालिमा है, वो जो है निखर के सामने आना चाहिए, ताकि आप बड़े से बड़े समुद्र रूपी, पहाड़ रूपी जो पथ है उसको आप क्रॉस कर सकें, पार कर सकें अपने मेहनत के दम पर। तो इसलिए आप जो है सूर्य बनिए और सूर्य के समान ऊर्जा देने वाला बनिए, ताकि दुनिया आपको सलाम करे। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक के कारण होता है। आप जानते हैं कि फ्लोएम एक जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जल का परिवहन किसके द्वारा? जल और खनिज पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम, जिसको हिंदी में आप दारू नलिका बोलते हैं, और फ्लोएम को पोषवाह बोलते हैं, एक प्रकार का ऊतक है। तो इससे खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये जो है ऊपर और नीचे दोनों की ओर फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। फिर क्या है? शुद्ध या O2 युक्त रक्त को हृदय से कोशिकाओं तक कौन ले जाता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है कि धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करती है। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसमें धमनी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। तो बच्चे, हमने आपको बताया था कि कोशिका की झिल्ली जो है सेमी प्रीमेम्बल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। अब हम बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है, और इसका राइट आंसर है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों का चैनल में जुड़ने के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। और तब तक आप बेहतरीन ढंग से इन सब क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। इसी शुभकामना के साथ कि आप बेहतरीन ढंग से बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे और बेहतरीन अंक परीक्षा में अर्जित करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।